राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली जो 17 फरवरी को जो एसएसटी का पेपर है वो हमारे स्कूल में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल आप सील पैक ये पेपर देख सकते हो। यही पेपर सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी चेंज नहीं होने वाला है। ये ओरिजिनल पेपर है और ये इस पेपर का जो सोल्यूशन है वो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। चाहते हो सोल्यूशन की आप पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ लेने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेरे चैनल के पेज पे आ जाना। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे फिर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आप सब्सक्राइब कर लोगे आगे आपको यहाँ पे लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस लाइक के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लाइक के बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो वीडियो है वो लाइक हो जाएगी। फिर आगे आपको जो दिखाई दे रहा होगा एक हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा 780 पॉइंट से, इस पर आपको क्लिक करना है। 3 बार आपकी वीडियो सक्सेसफुल हाइप हो जाएगी। फिर आपको क्लिक करना है मोर पर, मोर पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको पीडीएफ है वो 5 सेकंड में सेंड कर दी जाएगी। शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी वीडियो पूरी देखी हुई होनी चाहिए। हाँ तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये पेपर आपको 17 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली एसएसटी की जो एग्जाम है 17 फरवरी को राजस्थान बोर्ड की, उसके अंदर आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि इस पेपर को आप अच्छे से देखकर जाते हैं और अच्छे से याद करके जाते हैं तो आप डेफिनेट 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखिएगा, ये आपका इस प्रकार का पेपर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिया जाएगा और क्यूआर कोड देने के बाद यहाँ पे आपको अपने नामांकन यानी कि क्या लिखने हैं, यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, फिर S08 सोशल साइंस ये आपका पेपर के कोड रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे आपकी क्वेश्चंस की संख्या 20 रहने वाली है और माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर रहने वाला है। और सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस का ये पेपर रहने वाला है। समय आपके 3 घंटे और 15 मिनट रहने वाले, पूर्णांक आपके 80 रहने वाले हैं। तो जैसे आप नीचे जाओगे आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य निर्देश के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको बोला है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें, यानी कि रोल नंबर अवश्य फिल करें और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यदि आपको नहीं आता कि मैं प्रश्न में आता ही नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा उस क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है जो 0 से टॉप लेवल के लिखने का जो तरीका है वो आपको उस वीडियो में जाके बता दिया गया है। तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को जैसे ही आप अंत में देखोगे तो अंत में आपको वो वीडियो दिखाई देगी, अंत में आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख लेना। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है। यहाँ पे एसेट सोशल साइंस और टर्नओवर यानी यहाँ से आपको खोलना है। तो सबसे पहले आपकी एक सील यहाँ पे लगी होती है और एक सील यहाँ पे लगी होती है, तो दोनों सीलों को आपको ओपन करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको हम ओपन कर लेते हैं, इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और तो इनको हटा लेते हैं। तो जैसे ही आप आगे जाओगे आपसे चौथा निर्देश आपके लिए बोला है कि जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक स्थान पर आपको लिखना है और प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी भी त्रुटि या अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा ही सही मानी जाएगी। और फिर छठवां निर्देशांक से बोला कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। और इससे अगला प्रश्न आपसे बोला है, सातवां ये आपसे बोल रहा है, निर्देश आपसे बोला है कि प्रश्न संख्या 20 मानचित्र के कार्य से संबंधित है और ये आपका 4 अंक का रहने वाला है। और प्रश्न संख्या 14 से 20 आंतरिक विकल्प रहने वाले हैं, यानी कि आपको अथवा में भी क्वेश्चंस दिए होंगे। इस प्रकार ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी जो इंपोर्टेंट सेक्शन है वो आपका आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया है खंड ए, और खंड ए के अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे हैं और ये आपको 18 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 18 प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा और टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को आपको अंत तक देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पहला देखिएगा कि उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, और यहाँ पे देखिएगा यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे। फिर अगला देखिएगा कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की सहमति बनी थी। तो सहमति बनी थी तो कब बनी थी, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुलाई आपका 1944, और यहाँ पे भी आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ की गई थी। तो किस देश में प्रारंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि
इंग्लैंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यानी कि द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि गंभीर हिंदी में छपाई की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो किस दशक में हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1870। फिर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिएगा इस प्रकार आपका जो 18 में से 4 क्वेश्चन है इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है प्यारे विद्यार्थियों मैंने दे दिया है। फिर आपको यहाँ से पेज बदलना है और पेज बदलने के बाद फिर से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला देखिएगा इस पेपर को सही से फिर मोड़ना है आपको। और फिर यहाँ पे देखिएगा आपसे बोला है कि अमेरिका की जो खोज है वो किसने की थी। तो अमेरिका की जो खोज है वो किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों, तो वो आपकी की थी यहाँ से कोलंबस ने। किसने की थी, कोलंबस ने की थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स वाला ऑप्शन। अगला देखिएगा कि बाघ संरक्षण का कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के जिस राज्य में स्थित है वह आपको बताना है। तो वह कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, तो वह आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ब वाला विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, यानी कि यहाँ तक कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए भाई, यहाँ तक कि आपके कितने इनकी मार्किंग है वो इधर है, ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको सीधा करूँ तो फिर ये आपको टोटल क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, एक एक नंबर के ही है ना। यहाँ पे देखिएगा फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला जो सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। तो कहाँ लगाया गया था ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी वो आपका लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था, फटाफट बताएंगे। हाँ, तो पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया था, कोलकाता, चेन्नई में या मुंबई में या फिर पटना में। तो कहाँ लगाया गया था ये आपको बताना है। तो वो आपका लगाया गया था मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। तो यानी कि आपका स वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गहरा हो गया ना, आपको इसको कम कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल अब सही दिखाई दे रहा होगा। और अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोला है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कौन है। तो शमशेर सुमेसर हो जाएंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे आप इसको पलटोगे फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला देखिएगा कि भारत की समुद्री तट की जो लंबाई है वो कितनी है। तो कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे आपका द वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, इनकी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया। तो कितनी भाषाओं को रखा गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपकी 22 भाषाओं को रखा गया था। अगला देखिएगा कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो कौन सी भाषा बोलते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रेंच। कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, यानी कि ब वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है। तो 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जो जातियाँ हैं उनका हिस्सा आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका 16.6% था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अंदर आपसे क्या बोला है। तो जैसे आप ऑप्शंस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑब्जेक्टिव यदि आपको याद नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हो कितने 18 में से 15 प्लस, है ना, 15 प्लस है ना, तो इसकी मैंने ट्रिक वाली वीडियो बिल्कुल फ्री देख रहे हो ना, फ्री निःशुल्क आपको चैनल पे अपलोड कर दी गई है। इसके डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल पे इसके जस्ट नीचे ही आपको एक वीडियो दिखाई देगा, उसको जाकर देखना है जरूर से। राजनीति के इसका ये करेक्ट हो गया ना 16.6, इनकी ए वाला ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वाले भी ए वाला लगा लेंगे। अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता कौन प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स वाला ऑप्शन हो जाएगा, चुनाव निर्वाचन आयोग। अगला देखिएगा कि बैंकों के ऋण औपचारिक स्रोत कार्य प्रणाली को नियंत्रण करता है। तो कौन नियंत्रण करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा WTO हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल कंप्लीट हल मैंने करवा दिए हैं। फिर जैसे ही आप आगे जाओगे, आगे जाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे क्या बोला है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ए वाला ऑप्शन लगा लेंगे। फिर जैसे ये आपके यहाँ पे खत्म हो गए, ऑब्जेक्टिव 18 के 18 खत्म हो गए हैं। और फिर देखिएगा आपको पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे क्या बोला है, पहला प्रश्न आपसे बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपसे बोला है कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो कब हुई थी, तो यहाँ पे आपको बनना है जो आपकी BIM के द्वारा, BIM के द्वारा। तो यहाँ पे आपको जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति खालिस्तान सन में हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कौन सी सन में हुई थी, ये आपकी हुई थी 1789 के अंदर। किस में हुई थी, 1789 के अंदर हुई थी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, यानी कि इसमें भी इंग्लिश मीडियम वाले भी 1789 इसमें फिल कर देंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न बोला कि भारत की लगभग जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी है, तो कितनी % जनसंख्या जुड़ी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2/3, 2/3, 2/3, ठीक है। 2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3। अगला देखिएगा, इनकी लगभग 55% आप लिख सकते हो। अगला देखिएगा कि एक देश के आयात और निर्यात के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे ये बताना है। तो व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं, व्यापार संतुलन। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में रहती है। तो किसके हाथों में रहती है ये आपको बताना है। तो ये किसके हाथों में रहती है, लोगों के हाथों में रहती है, नागरिकों के हाथों में रहती है। अगला देखिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगला देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्भव के पश्चात खालिस्तान विश्व स्तर पर होने लगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैश्वीकरण। क्या आ जाएगा, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। इतना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 6 के 6 मैंने आपको बता दिए। फिर यहाँ से आपको जो कुछ क्वेश्चन से पूछे गए हैं, एक एक नंबर के आपको कुछ क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपसे पहला प्रश्न बोला है अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन से आपसे क्या बोला है कि कोरन लॉ किस देश में लागू किया गया। तो कोरन लॉ था वो आपको किस देश में लागू किया गया था ये आपको बताना है। तो वो किया गया था आपका ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पे किया गया था किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरन लॉ कहाँ लागू किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका लागू किया गया था, या फिर आप इंग्लैंड भी लिख सकते हैं। अगला देखिएगा कि आपसे बोला है कि जो छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार यह कथन किसका था। तो यह कथन था जो किसका था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन आ जाएगा, वोल्टेयर, वोल्टेयर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, वोल्टेयर का एक कथन था। अगला देखिएगा कि गुलामगिरी के रचयिता कौन थे, है ना। तो इनकी भी मैंने आपको ट्रिक से हल करना बता रखा है। यदि आपको नहीं आते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, तो इनको मैंने ट्रिक से हल करना बता रखा है। तो आप जाके उस वीडियो को एक बार देखिएगा, आपकी आंखें खोल देगी। अभी तक आपने SST को पढ़ा क्या है और कितने कम समय में आप किस लेवल से पढ़ सकते हो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। उस वीडियो को जरूर से देखना है। गुलामगिरी के रचयिता कौन थे, तो गुलामगिरी के जो रचयिता थे वो थे आपके ज्योतिराव फूले। कौन थे, ज्योतिराव फूले। कौन थे भाई, ज्योतिराव फूले, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि मानस बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपके असम में है। कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। अगला देखिएगा, किस देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है। किसी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी वो किसे कहा गया है, वो प्यारे विद्यार्थियों कहा गया है विनिर्माण उद्योग को। किसको कहा गया है, विनिर्माण उद्योग को, यानी कि विनिर्माण उद्योग को, विनिर्माण उद्योग को, ठीक है। विनिर्माण या क्षेत्र भी लिख सकते हो, विनिर्माण क्षेत्र करेक्ट होगा, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र। अगला देखिएगा कि भारत में 3 रेल गेज कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है ब्रांड गेज, ब्रांड गेज आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा मीटर गेज आ जाएगा, मीटर गेज। और तीसरे नंबर पे आपका जाएगा नैरो गेज, ठीक है। ये 3 ही तो थे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि किसी देश में 2 समुदाय हैं, किसी देश में 2 समुदाय हैं, ठीक है। किसी देश में कितने समुदाय हैं भाई, आपके 2 समुदाय हैं। और 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने गृह युद्ध का रूप ले लिया।
तो किस देश में था, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीलंका। क्या आ जाएगा? श्रीलंका आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। तो किस प्रत्येक स्थान पर, कहाँ, कौन से स्थान पर दिखाई देता है? लैंगिक असमानता। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, असमानता। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद भी पूरे विश्व में स्वीकार्य है। तो पूरे विश्व में स्वीकार्य है, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगी आपका लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जैसे आप आगे जाओगे, ये इतना हो गया आपका, और फिर आपको नीचे जाना है। यहाँ पे देखिएगा, फिर आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है। जो आपकी भारतीय मुद्रा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो अपनी भारतीय जो मुद्रा है वो रुपया के नाम से जानी जाती है, रुपया। ठीक है। और अमेरिका की डॉलर में। वैश्वीकरण किससे कहते हैं? तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो वैश्वीकरण है वो, वैश्वीकरण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बताना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण और परस्पर निर्भरता, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह शामिल हो। ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। उपभोक्ता के कोई 2 अधिकारों के आपको नाम बताना है। तो उपभोक्ता के 2 अधिकार में जैसे आप पहला अधिकार लिख सकते हो सुरक्षा का अधिकार व सूचना का अधिकार। सबसे पहला लिख सकते हो आप सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और यानी कि सुरक्षा का अधिकार हो गया पहला, और दूसरा आप लिख सकते हो सूचना का अधिकार। तो यहाँ पे आ जाएगा सूचना का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है खंड ब, और खंड ब के अंदर आपसे सेक्शन बी पूछा है। सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछा है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि नेपोलियन जो आपकी संहिता थी वो क्या थी? नेपोलियन संहिता क्या थी? तो बताना है आपको नेपोलियन जो संहिता थी आपकी वो क्या थी। तो यहाँ पे देखिएगा नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता को, नेपोलियन संहिता क्या थी? नेपोलियन संहिता कब कब आई थी? तो 1804 में। ठीक है, 1804 में। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, 1804 को नागरिकों की संहिता का नाम से जाना जाता था। जो 1898 जो नागरिकों की जो संहिता थी उसे किस नाम से जाना जाता था? नेपोलियन संहिता से। इसमें जन्म के आधार पर किसी विशेष जो अधिकार थे, जैसे कोई जन्म के आधार पर विशेष अधिकार हैं, उनको क्या कर दिया था भाई? समाप्त कर दिया था इस नेपोलियन संहिता ने। ठीक है, और कानून के समक्ष समानता स्थापित की, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, है ना। ये आपको पॉइंट लिखने हैं। फिर अगला 5वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि रिंडरपेस्ट बीमारी का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो रिंडरपेस्ट आपकी जो बीमारी थी उसका अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रिंडरपेस्ट बीमारी ने अफ्रीका में मवेशियों की आबादी के 90% से अधिक हिस्से को नष्ट कर दिया, जिससे अफ्रीकी थे आपके की आजीविका, अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से क्या किया भाई? प्रभावित किया। अगला देखिएगा कि मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है। तो मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषता आप लिख सकते हो। यह मिट्टी रेतीली व लवणीय होती है, मिट्टी रेतीली व लवणीय होती है, पहली विशेषता ये लिख सकते हो। दूसरी आप ये लिख सकते हो कि इसमें नमी की मात्रा कम होती है और इसके कारण जो हुमस का अभाव होता है। अगला देखिएगा कि गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है, ये आपको बताना है। तो कौन सी भौतिक परिस्थितियां अनुकूल है? कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। और मध्य तापमान में लगभग और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो मध्य तापमान यानी कि 10 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, 10 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, और आपका 50 से 75 इसकी वर्षा होनी चाहिए सेंटीमीटर सेमी में। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता की साझेदारी से हम ये समझते हैं कि सरकार की जो विभिन्न स्तरों पर जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जो साझा की जाती है तार्किक से संभावना कम हो सके। फिर अगली धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जहाँ राज्य का अपना कोई अधिकार धर्म में नहीं होता है, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने व अभ्यास करने का जो प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। फिर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आपसे आपका पूछा गया है कौन सा क्वेश्चन है? 10वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है? आपसे आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और 10वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो आपका भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को बताना है। तो महत्व को आपको बताना है, तो जिसमें आप लिख सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र का महत्व क्या है। तो सबसे पहला आप लिख सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र के बहुत से महत्व हैं।
जिसमें आप पहला नंबर पॉइंट लगा सकते हो, यह अर्थव्यवस्था की नींव रखता है जो जीवित रहने और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक सामान की आपूर्ति करता है। और इस क्षेत्र में कृषि व वानिकी, मत्स्य पालन और खनन जैसी कच्चे माल का निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। फिर इससे अगला आप लिख सकते हैं, औद्योगिक और सेवाओं क्षेत्रों के लिए कच्चे माल का आधार बनता है। और भारत में अधिकांश आबादी 43% किस पर आधारित, भाई प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि पर आप आधारित है। फिर अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम मूल्य वस्तुओं और एवं सेवाओं की क्यों सम्मिलित किया जाता है, यह आपको बताना है। और अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या भूमिका है, यह आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये थोड़ी बड़े प्रश्न है, इसके आंसर मैं पीडीएफ में दे दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आपको खंड से सेक्शन सी दिए हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला देखिएगा कि बाजार में श्रम हुआ था मजदूर वर्ग के जीवन में पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव आपको बताने हैं। और इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बुनकरों और जो गुमास्तों के बीच टकराव की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि वर्षा जल जो संग्रहण क्या है और भारत में छत वर्षा जल संग्रहण की तकनीकी सफल प्रयोग के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। फिर इसके अथवा में आपसे बोला कि निम्नलिखित को क्या करना है, स्पष्ट करना है। पहले जल संरक्षण की आवश्यकता और राजस्थान में जल संरक्षण की विधियाँ, ठीक है। फिर 16वां प्रश्न आपसे बोला कि संघवाद क्या है और भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, समझाना है आपको। और 1992 में संविधान के संशोधन के प्रावधानों की आपको बताना है कि सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए, ये आपको बताना है। और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में छुपी समस्या को उजागर आपको करना है। और फिर आपको खंड द दिया हुआ है यानी कि सेक्शन डी निबंधात्मक क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से आपको वर्णन करना है, ठीक है। इस प्रकार आपके 18 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इस प्रकार फिर आपको यहाँ पे अंतिम में आपको दिया जाएगा और अथवा क्वेश्चन है। और अथवे में आपसे पूछे कि रोल्ट एक्ट क्या है और इसको भारतीयों ने विरोध क्यों किया, ये आपको बताना है। और किसी भी राजनीतिक दल में क्या गुण होते हैं, राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, ये आपको बताना है। और अथवा का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजनीतिक दलों पर अपना कार्य बेहतर ढंग से करे, इसके लिए मजबूत बनाने के लिए कोई सुझाव आपको देना है। अगला प्रश्न बोला है कि दिए गए भारत रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से खनन केंद्र ए व ब ऊर्जा संयंत्र यंत्र स व द से अंकित आपको करना है। यानी कि ये आपका मैप वाले क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है हजारीबाग को, गोवा को, केगा को, कल्पक जो आपका कल्पक्कम है उसको। फिर यहाँ से अथवा में आपसे बोला है कि दिए गए रेखा मानचित्र में आपको जो तेल के क्षेत्र में यहाँ पे आपको एग्जाम में आपको एक मैप भी दिया जाएगा, आंसर शीट के साथ आता है, वो पेपर के साथ नहीं आता है। तो कलोल जो नाहर कटिया या फिर मोरन या फिर बसीन है ना, तो इस प्रकार इनको आपको अंकित करना है ना। तो इनके जो मैं बिल्कुल मैप वैप लगा के वगैरह आपको बिल्कुल सब बिल्कुल पीडीएफ बना के वो आपके मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप को जब ज्वाइन कर लेना और उसकी प्रोसेस बताएगी तो आप करोगे तो आपको 5 मिनट में मिल जाएगी। और यदि आपने कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो आपके पास पीडीएफ नहीं आ पाएगी। तो आपको ज़रूर से वीडियो को हाइप करना है। और फिर आपको यहाँ पे ये इस प्रकार का खाली पेज आ जाता है। खाली पेज में आपसे लिखा होता है कि डू नॉट राइट एनीथिंग हियर, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस प्रकार का आपका ये पेपर आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैंने दे दिया है आपको। और अब आपने इसे कितना याद कर सकते हो कर लो, और 80 में से 80 मार्क्स कितने जितने फोड़ सके उतने फोड़ लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।